हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट साइंस की क्लास 6। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके सामने जल्दी आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले इस सब्जेक्ट की। अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं मास एंड एनर्जी ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जो इकोसिस्टम में जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, सोलर रेडिएशन से। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं, एटमॉस्फेयर में जितनी भी सनलाइट आती है उसका 0.02% हिस्सा यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी क्या होता है, बाकी को यूज नहीं कर पाते। फिर क्या है कि जो इकोसिस्टम है उसमें जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती रहती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक, यानी जैसे कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। फिर क्या होता है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो इसमें कुछ ना कुछ पार्ट है जो एनर्जी का वो लॉस हो जाता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है, किसी को नहीं मिल पाता। फिर क्या है कि जो ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं इनमें जो ऑर्गेनिजम्स है और उनका नंबर और जो अमाउंट ऑफ बायोमास है वो ना डिक्रीज होता रहता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। फिर आता है कि जो मास एंड एनर्जी ट्रांसफर में एक 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दिया गया था। इसमें क्या, किसके द्वारा दिया गया था, रेमंड लिंडेमैन के द्वारा 1942 में। इसमें क्या था कि जब हम जब हमारे जैसे कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है ऑर्गेनिक फूड से एक ट्रॉपिक लेवल से सेकंड नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक, उसमें क्या होता है, जो 10% एनर्जी है वही मिल पाती है, बाकी वेस्ट हो जाती है। ये क्या है, जो एनर्जी फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि साइक्लिक नहीं होता, रिपीटिशन नहीं होती उस एनर्जी की फ्लो की, साइकिल नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। जैसे कि ये दिखाया गया 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो का डायग्राम। इसमें क्या था, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे उनके पास, जैसे नहीं, प्राइमरी प्रोड्यूसर थे जो, उनके पास कितनी एनर्जी थी, 10,000 10,000 जूल एनर्जी थी इनके पास। फिर क्या है, उनको प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, प्राइमरी प्रोड्यूसर को, उनके पास कितनी गई एनर्जी, 1,000 जूल, यानी कि ओनली ऑन 10% ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एनर्जी। फिर क्या है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, उनके पास कितनी एनर्जी गई, 100 जूल ओनली ऑन। फिर क्या है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर ने खाया उनके पास ओनली 10 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुई। फिर आता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्स है जैसे सब्सटेंस है या कंडीशंस हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। और इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं। और जो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं दो तरह से काम करते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो असर डालते हैं वो क्या है, लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर है, सॉइल लेयर है, सॉइल वाटर है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं, एटसेट्रा। इनके अलावा भी यानी कि और भी फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। फिर आता है कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कौन से होते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर है, जैसे सॉइल ऑर्गेनिज्म है, एल्टीट्यूड है, विंड है, स्लोप्स है, और इनके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक तो फिजिको केमिकल और एक बायोलॉजिकल। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, फिजिको केमिकल फैक्टर्स के बारे में। और फिजिको केमिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर है, एडेपिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर है। फिर जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है। फिर जो एडेपिक है इसमें क्या है, सोइल्स है जैसे। फिर
फिजियोग्राफिक फैक्टर कौन से हैं, जैसे कि एलिवेशन है, स्लोप्स हैं, वो भी फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। फिर आता है कि डिटेल में क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं और इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, और विंड है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, फायर है, एटमॉस्फेयर है, एटसेट्रा, और भी यानी कि है। फिर है कि हम सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन सा पढ़ेंगे, लाइट। लाइट क्या है कि एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल फैक्टर है और ये एनर्जी का मेन सोर्स है पूरे बायोस्फीयर में। जो फ्लोरा और फोना प्रेजेंट होते हैं किसी भी रीजन में, उन पे जो लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसमें क्या होता है, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, सन है, मून है, स्टार्स है, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे क्या है, लाइट डिराइव की जाती है, यानी कि उनसे लाइट ली जाती है। फिर है कि जो रेडिएंट एनर्जी सन से आती है विजिबल स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, लाइट। फिर है कि जो ये लाइट है इसके प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। एक तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या होता है प्लांट्स में, जैसे कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंटेशन का काम करता है। जैसे कि जो लाइट है, अगर जिस लाइट, जैसे कि लीफ का अपर वाला पोर्शन होता है, लाइट की डायरेक्ट उसमें होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल ज़्यादा होता है और वो डार्क ग्रीन कलर का होता है। और जो लीफ का जो लोअर पार्ट होता है उस पे जो वो है लाइट कलर का होता है, तो वहाँ पे लाइट का जो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बन पाता, तो वहाँ पे क्लोरोफिल की फॉर्मेशन है वो क्या होती है, कम होती है। फिर आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड की फॉर्मेशन जो प्लांट्स करते हैं। और इसमें क्या है, जो लाइट का बहुत अहम रोल है, यानी कि लाइट का यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। फिर क्या है कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो न, जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और जितनी कम लाइट होगी उतनी क्लोरोप्लास्ट कम होगा। फिर आता है कि ट्रांसपीरेशन। जैसे कि जो लाइट है अगर उसकी प्रेजेंस है, यानी कि डे के टाइम पे क्या होता है, लाइट ज़्यादा होती है, तो उस वक्त क्या होता है, स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं और गैसेस एक्सचेंज वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होती है प्लांट्स में। फिर है कि जो डार्क का टाइम है, यानी कि नाइट का टाइम है, उस वक्त क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन कम होता है। तो ये भी एक लाइट का इफेक्ट है प्लांट्स के ऊपर। फिर आता है कि जो ग्रोथ और शेप है प्लांट्स की, वो भी लाइट से अफेक्टेड होती है। जैसे कि ऑक्सीजन ग्रोथ हार्मोन है प्लांट्स में, प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्शन को जो लाइट है वो रोक देती है, यानी कि कम करती है। तो वो जो डार्क का टाइम होता है, यानी कि नाइट का टाइम होता है, उस वक्त क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्या होता है, उनका जो ग्रोथ और शेप है वो चेंज होती रहती है जी। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जैसे फ्लावर और फ्रूट की जो डेवलपमेंट होती है वो भी लाइट से अफेक्टेड होती है। जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है, यानी सीड्स जो जर्मिनेट होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं कुछ। जैसे कि जो सीड की जर्मिनेशन है वो भी लाइट से अफेक्टेड होती है। फिर क्या है, फोटो पीरियडिज्म, यानी कि कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं, जिनका लाइट की कम जरूरत पड़ती है, यानी कि जो डे लेंथ है वो कम हो तो वो ग्रोथ करते हैं। कुछ जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट है, उनमें क्या था, जो डे की लेंथ है वो लॉन्ग हो, यानी कि लाइट की जो लाइट है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो। और डे न्यूट्रल प्लांट भी होते हैं जो इन पे जो लाइट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है या ज़्यादा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस ग्रोथ करना होता है तो करना होता है। फिर आता है कि जो लाइट का इफेक्ट है वो एनिमल्स पे कितना पड़ता है। जैसे कि जो एनिमल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं
उन पे भी लाइट का अफेक्ट पड़ता है। फिर है कि जो रिप्रोडक्शन है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ क्या होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में कम रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्शन भी अफेक्ट होता है। जैसे कि डेवलपमेंट है, कुछ और जैसे कि एनिमल्स हैं, लाइट के प्रेजेंस में उनकी डेवलपमेंट किसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि उनके लिए लाइट है जो वो फेवरेबल होती है, तो वो क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में डेवलपमेंट अच्छी करते हैं। तो कुछ क्या करते हैं, डेवलपमेंट कम करते हैं। फिर क्या है, आइज़। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो केव्स वगैरह में रहते हैं, यानी कि गुफा वगैरह में, तो उनकी जो आइज हैं वो डेवलप नहीं होती अच्छे से। और जो लाइट यानी कि जो लाइट के प्रेजेंस में रहते हैं, उनकी जो आई साइज है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और क्या होता है, डेवलप्ड होती है उनकी आइज। फिर आता है कि पिगमेंटेशन, जो बॉडी कलर है वो भी लाइट से अफेक्टेड होता है ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का। फिर क्या है, जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन में जैसे कि जो मूवमेंट है एनिमल्स की, वो भी लाइट से रिलेटेड होती है, लाइट से अफेक्ट होती है। जैसे और फिर है कि फोटो पीरियडिज्म। ये फोटो पीरियडिज्म यानी कि लाइट का कितना पीरियड, यानी कि कितना टाइम उनके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। यानी कि जैसे कुछ जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेशन करते हैं, ये फोटो पीरियडिज्म के फिनोमिना की वजह से ही होता है। जैसे कि कुछ डेली रिस्पॉन्स देते हैं लाइट के, इसमें लाइट के अफेक्ट से, उसको क्या कहते हैं, सर्केडियन रिदम्स। कुछ एनुअल रिदम, मतलब कि एनुअली वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेशन सीजनल वाइज करते हैं, तो वो फिर क्या है, जो एनुअल रिदम्स होते हैं, यानी कि एनुअल जो रिस्पॉन्स करते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्केनुअल रिदम्स। फिर है कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर कौन सा है, ये टेम्परेचर। इसमें जो टेम्परेचर है उसका भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो अभी इसके अफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर के क्या अफेक्ट पड़ते हैं। जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो लार्ज फ्लक्चुएशन, यानी कि जो टेम्परेचर में जो ज़्यादा चेंज होते रहते हैं उनको टॉलरेट करते हैं, उन्हें यूरीथर्मल कहते हैं। जो कम वेरिएशन को टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें स्टेनोथर्मल कहते हैं। ये क्या है कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और कुछ ऑर्गेनिज्म एक्टिव स्टेट में रहते हैं एक लोएस्ट टेम्परेचर तक, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर। और जो मिनिमम टेम्परेचर से जो बिलो हो जाता है उस टेम्परेचर में जाते ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इनएक्टिव स्टेज में, इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। उस फेज को क्या कहते हैं, चिल कोमा। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हायर टेम्परेचर की उस कंडीशन में एंटर करते क्या होते हैं, इनएक्टिव फेज में आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हीट कोमा। फिर है कि जो टेम्परेचर की टॉलरेंस है उसके बेसिस पे जो प्लांट्स हैं उनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मेगाथर्म्स हैं जो कि वार्म हैबिटेट में जो प्लांट्स सरवाइव करते हैं, यानी कि उन्हें हाई डिग्री ऑफ हीट चाहिए होती है पूरे साल के लिए, वो क्या होते हैं, मेगाथर्म्स। कुछ हैं जैसे कि मेजोथर्म्स हैं जिन्हें ना तो ज़्यादा हॉट कंडीशन चाहिए होती ना ज़्यादा कोल्ड कंडीशन चाहिए होती। ऐसे हैबिटेट वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, प्लांट्स को मेजोथर्म्स कहते हैं। और फिर क्या आते हैं माइक्रोथर्म्स, जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर ही नहीं सकते, वो हमेशा लो टेम्परेचर में ग्रोथ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोथर्म्स। फिर क्या है हेकिसोथर्म्स, ये क्या कहते हैं, जो ये प्लांट्स हैं वो लो टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, और जो लॉन्ग विंटर्स होती हैं उनमें ज़्यादा स्टैंड कर पाते हैं।
यानी ज़्यादा लाइफ स्पैन बिता पाते हैं। फिर आता है कि जो टेम्परेचर की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग एनिमल्स किस किस कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि होम्योथर्मिक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसका अपनी बॉडी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ने देते, और अपने जो बॉडी टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट लेवल पे रखते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। फिर आता है कि पोकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कौन से होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर, यानी कि जैसे कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर बदलता है वैसे वैसे इनका जो बॉडी का टेम्परेचर वो भी बदलता रहता है। और इसमें कौन सी स्पीसीज आती हैं, जैसे कि फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं ये, और कुछ और अफेक्ट्स भी हैं जो एनिमल और प्लांट्स के ऊपर पड़ते हैं, जैसे टेम्परेचर के, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है उनका, प्लांट्स और एनिमल्स का, वो भी टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी अफेक्टेड होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जो पोलर रीजन है वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कम होती है, एनिमल्स भी का जैसे साइज वगैरह है वो भी चेंज होता है। और जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, एनिमल्स का जो बॉडी साइज है वो भी डिफरेंट होता है। फिर है ह्यूमिडिटी, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी पे भी अफेक्ट पड़ेगा, और कम हो तो भी अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि ह्यूमिडिटी में क्या होते हैं, वाटर वेपर के प्रेजेंस, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक तरह से, तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है इससे। फिर आता है कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है थर्ड, वो है वाटर। ये क्या है कि जो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, लिविंग बींग्स के ऊपर। और ये वाटर है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है, वेपर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में। और जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो किस फॉर्म में मिलता है, वेपर्स की फॉर्म में। जितना भी क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो टेम्परेचर और विंड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि वेपर इंक्रीज होते हैं कब, जब टेम्परेचर राइज और प्रेशर डिक्रीज होता है। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से उतने ही वाटर वेपर फॉर्म होंगे एटमॉस्फेयर में। जैसे कि एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मैक्सिमम वाटर लेडन एयर है, मैक्सिमम वाटर लेडन एयर फॉर्म होती है, उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर। फिर आता है कि सैचुरेशन पॉइंट पे अगर टेम्परेचर लोअर है तो उसमें क्या है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एटमॉस्फेयर की वो कम हो जाती है, और उससे क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाती है वाटर की। और वाटर किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, रेन ड्रॉप की फॉर्म में, ड्यू की फॉर्म में, फ्रोस्ट की फॉर्म में, स्लिट की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं वाटर के। फिर है कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और जितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर को सेचुरेट करने के लिए अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर को सेचुरेट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अब हम पढ़ेंगे विंड, फोर्थ क्लाइमेटिक फैक्टर। इसमें क्या है कि जो विंड है वो कब बनती है, जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो बहुत सारे गैसियस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, अदर कंस्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अदर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 21%
ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेरिक एयर में, और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93% क्या होते हैं, आर्गन प्रेजेंट होते हैं, और इसमें अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। और जो अदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं इन गैसेस के अलावा, वो डिपेंड करते हैं हैबिटेट कंडीशन के ऊपर। उनकी क्या होती है, जो कंसंट्रेशन है वो कम भी होती रहती है और बढ़ती भी रहती है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट कंडीशन। और जो ये अदर कंस्टिट्यूएंट है, ये कौन से होते हैं, जैसे वाटर वेपर है, स्मेल्टर गैसेज है, डस्ट है, स्मोक्स है, जैसे कि स्मोक पार्टिकल्स। फिर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कुछ जो पार्टिकल्स कंटेन किए होते हैं, पोलन ग्रेन्स या स्पोर्स कंटेन किए होते हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक एयर में ही मिक्स होते हैं। तो क्या है कि जो विंड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल दोनों प्ले करती है एटमॉस्फेयर में। जैसे कि ये ड्राइंग इफेक्ट वो कर देती है, सोइल पे ड्राइंग इफेक्ट डाल देती है, यानी कि सोइल को बहुत ज़्यादा सुखा देती है, ड्राई कर देती है। तो उससे क्या होता है, जो अब फिर कई बार क्या होता है, ये जो विंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करती है। जैसे कि क्या मोस्ट एयर में अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर क्या होता है, जो इससे क्या हो जाता है, जो प्रेसिपिटेशन है मॉइस्चर का और डिपोजिशन है वो बढ़ जाता है। फिर आता है कि जो विंड है वो वेजिटेशन को भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट करती है कई बार। जैसे स्ट्रॉन्ग ड्राई और हॉट विंड्स हों तो क्या होगा, जो यंगर पार्ट है प्लांट्स के वो या तो खराब हो जाते हैं या कुछ घंटों में मर जाते हैं। तो क्या है, जो विंड है वो एक इम्पोर्टेंट एजेंट भी है किस चीज़ का, पोलन ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीड्स और स्पोर्स होते हैं जो प्लांट्स के, उनको उनकी डिस्पर्सल के लिए एक इम्पोर्टेंट एजेंट होती है। डिस्पर्सल यानी कि फैलाना एक तरह से। थैंक यू ऑल। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट फैक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया तो क्या करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। थैंक यू ऑल।